ताज्या बातम्यांसाठी एबीपी माझाला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। बिहारची सांस्कृतिक ओळख आहे मधुबनी पेंटिंग आणि या मधुबनी पेंटिंगनं अख्ख्या जगभर आपला डंका वाजवलेला आहे, पण त्याला अजून स्ट्रीमलाईन करता आलेलं नव्हतं आतापर्यंत सरकारला। त्याच्यामुळे सरकारने आता एक फॉर्मल इन्स्टिट्यूट चालू केलं आहे आणि त्या इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून मधुबनी पेंटिंग पेंटर्स तयार करण्यासाठी किंवा कलाकार तयार करण्यासाठीचे हे प्रयत्न आहेत। आपण आता बघू शकतो इथे ह्या पेंटिंग ही जी इन्स्टिट्यूट आहे त्याचा हा पहिलं कार्यालय आहे, ही पहिली बॅच आहे। 30 जणांची बॅच आता मधुबनी पेंटिंग शिकण्याचा प्रयत्न करते। हे फोक आर्ट आहे, याला कुठलाही फॉर्म नाहीये, त्याच्यामुळे प्रत्येक वेळेला आपण जर बघितलं तर प्रत्येक रेषा बारीक सारीक कलाकुसरी याच्यातली जी असते ती हातानेच केली जाते। कुठल्याही प्रकारचं स्केल किंवा जिओमेट्रिक साधन जे असतं ते याच्यामध्ये वापरलं जात नाही। या मुली आता मधुबनी पेंटिंग शिकण्याचा प्रयत्न करतायत। आपको क्यों लगा कि आपको मधुबनी पेंटिंग सीखनी चाहिए? मेरा पहले शौक था जो हम मतलब कुछ आर्ट मतलब बनाए, तो हम लोगों के क्षेत्र में मधुबनी पेंटिंग फेमस है, इसीलिए हम अपना मतलब ये शौक भी पूरा हो गया और हमारे जो कल्चर है उसको बरकरार रखा जाए, इसलिए सीखे। कब से सीख रही हैं? 10 साल से करीब हम भी बना रहे हैं। हाँ, आपल्यासोबत अजून काही मुली आहेत की जब मधुबनी पेंटिंग शिकतायत, कोई स्केल का यूज नहीं होता है, कोई फॉर्म का यूज नहीं होता है, तो कैसे प्रैक्टिस करती है आप इसको? कितने घंटा प्रैक्टिस करती है? हम लोग 2 महीना प्रैक्टिस किए सिर्फ सेंचुरी पेपर पे, 2 महीना फ्री हैंड किए, इसके बाद हैंडमेड पेपर पे करने लगे तो हम लोग को कॉन्फिडेंस बन गया कि अब हम लोग पूरा अच्छा से कर सकते हैं, फ्री हैंड पेंटिंग बना सकते हैं। ही गोष्ट 2-2 महिने प्रॅक्टिस करावं लागतं यासाठी। ही गोष्ट इतकी यासाठी महत्वाची आहे कारण जर आपण जर बघितलं तर यातल्या रेषा आखण्यासाठी किंवा आपल्याला जरी हे दिसताना सरळ सुबक रेषा वाटत असल्या तरी सुद्धा ह्या पूर्ण हाताने मारलेल्या रेषा, याच्यामध्ये कुठल्याही स्केलचा वापर होत नाही। त्याच्यामुळे याच्यामध्ये प्रॅक्टिस खूप महत्वाची आहे, सराव खूप महत्वाचा आहे आणि हा सराव केल्याशिवाय तुमच्या डोळ्यांना भावणारी चित्र किंवा तुमच्या मनाला सुखावणारी दृश्य तुम्ही रेखाटू शकत नाही, ही याची खासियत आहे। आपल्यासोबत या इन्स्टिट्यूटचे ज्या प्रमुख आहेत त्या सुद्धा आहेत डॉक्टर रानी झा, ज्यांनी याच्यामध्ये डॉक्टरेट केलेले। डॉक्टर साहब नमस्ते, आपका स्वागत है। क्या विशेषताएं होती है मधुबनी पेंटिंग? मधुबनी पेंटिंग एक तो ये लोक कला है और सबसे ज्यादा इसका महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि ये महिलाओं को जीने का एक साधन था। जब हमारी महिलाएं जब हम पीछे अगर इतिहास में जाते हैं ना तो मध्यकाल में जो यहाँ मिथिलांचल की स्थिति बनी थी उसमें महिलाओं को काफी जो सामाजिक एक था बाध्यता थी कि घर में रहना। उस समय उन्होंने एक जीने का एक बहाना था उनके अंदर का जो आर्ट था, भले ही उसको ट्रेडिशन के ही बहाने, रिचुअल के ही बहाने, लेकिन उन्होंने अपने को अंदर से उसको बाहर निकाला। वुमेन एम्पावरमेंट का एक बढ़िया साधन रहा है मिथिला पेंटिंग। सर एक बात समझ लीजिए, आज तक सरकार की कोई भी ये स्कीम महिलाओं के लिए इतनी सक्सेस नहीं हो पाई है जितनी इस पेंटिंग ने इस पेंटिंग के माध्यम से ये हुआ है। रानी महिलाएं जो कभी घर में उनकी कुछ नहीं चलती, इसलिए कोऑर्डिनेटिंग मेंबर नहीं थी। आज हम इसके दम पर 2 पैसे ला रहे हैं तो घर में हमारी चलती है, हमारा डिसीजन मेकिंग में हमारा बढ़ा है और हम इम्पावर्ड जरूर हुई है। हे खूप महत्वाची गोष्ट आहे की या चित्रांनी आणि या कलेनं फक्त त्यांना सुख आणि समाधान दिलं नाहीये तर पैसे दिले, डिसिजन मेकिंग मध्ये त्यांना हक्क दिला, अधिकार दिला आणि ते केवळ आणि केवळ इकॉनॉमिक इंडिपेंडेंसी मुळेच होऊ शकतं आणि त्याचं हे आहे। रानी जी मुझे बताइए कि ये जो अभी पेंटिंग आपके सामने इसकी क्या विशेषताएं हैं? देखिए ये हमारे यहाँ एक परंपरा थी, हमारी दुनिया बहुत सीमित थी सर, हमें बस रामायण महाभारत
यही सब सुनाया गया था घर में, देवी देवता ये वो, तो हमने उनको ही माना और उनके स्वरूप को हमने उनको देखा नहीं था, लेकिन जैसा सुना था या शास्त्रों से या रामायण से, उसी के आधार पर हमने टेढ़ा मेढ़ा जैसे हुआ हमने चित्र खींचना शुरू किया था। और हम एक देखिए क्या होता है कि अगर कोई चित्र हम बनाते हैं, कोई भी काम अगर हम करते हैं, उसमें भी खास करके आर्ट तो अंदर सुकून देता है। लेकिन एक जो आदमी है जिसको नहीं पता है मधुबनी पेंटिंग क्या है, तो वो कैसे जाने कि ये सबसे बेहतरीन चित्र है? अगर क्वालिटी की हम बात करते हैं तो देखने वाला आपके सामने ये देखेगा कि आपका जो हमने जो बनाया है उसका थीम क्या है, ठीक। दूसरा है कि फिनिशिंग कितना है, कलर कॉम्बिनेशन कैसा है। ये फोक आर्ट है सर, इसको एक बार देखने से अगर दिल में उतर जाता है तो हम समझते हैं कि वो सबसे अच्छी पेंटिंग है। वाव मुंह से निकल गया तो समझिए अच्छी पेंटिंग है। और ये देख के म्हणजे कोणाच्याही मुखातून शब्द निघतील वाव, ज्या तराणी झा म्हणाल्या। दूसरी बात यह है कि आप बड़ा घूमी भी है इस पेंटिंग की वजह से, मधुबनी पेंटिंग की वजह से। क्या आप कहाँ गई थी, क्या कहाँ आपने एग्जीबिशन किया है, क्या सिखा है लोगों? एग्जीबिशन तो मैंने नेशनल लेवल पे बहुत जगह किया है और सत्यमेव जयते में मुझे बुलाया गया था और मैंने वहां भी इंटरव्यू किया है, इसलिए कि मैं देखिए विदेश में भी गए थे आप? हाँ, और सिराक्यूज यूनिवर्सिटी में गई हूँ और वहां मैंने सेमिनार किया। उस पैनल में मैं बैठी, ऑडियंस वहां थे, उनको अपने कल्चर के बारे में, अपने पेंटिंग के बारे में बताया कि ये क्या है। दूसरा एग्जीबिशन था, वहां मैंने अपने पेंटिंग को बेचा। और तीसरा मेरा क्लासरूम एक्टिविटीज था, जहां इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बैठे हुए थे यूनिवर्सिटी में और उनको मैं समझा रही थी। मैं फ्लुएंट नहीं हूं इंग्लिश में, बट एनी हाउ मैं अपने गेस्चर से, पोस्टर से उनको मैंने समझाया और उन्होंने समझा ये क्या है। ही खूप मोठी गोष्ट आहे की बिहारमधल्या एका गावातून आलेल्या एका महिलेनं इंटरनॅशनल स्टेजवरती आपल्या कलेला केवळ प्लॅटफॉर्म नाही दिलं, तर आपली भाषा, आपलं कल्चर तिथं समजावून सांगितलं, आणि ते सुद्धा आर्टमधून। मधुबनी हे बिहारच्या अभिव्यक्तीचं सगळ्यात मोठं प्लॅटफॉर्म आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार। आपल्यासोबत प्रतीक आहेत, ते पण मधुबनी पेंटिंग्स बरेच वर्ष काढतात। बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है एक पेंटिंग बनाने में इस तरीके का। अभी ये इसमें क्या बना है और कितना समय जाता है इसमें? जी, ये पारंपरिक चित्र है, इसमें कमलदह बोलते हैं इसको, कमल का तालाब एक्चुअली। इसमें अगर एक पेंटिंग ये हाफ साइज बोलते हैं इसको, जिसमें 22 बाई 30 का फुल साइज होता है, उसको हाफ कट करते हैं तो वो हाफ साइज है। और इसको बनाने में मिनिमम 1 वीक टू 10 डेज मिनिमम लगता है। मुझे एक छोटा सवाल है कि देखो, जैसे हम लोग कुछ बनाते हैं, हम कभी ज्योमेट्री भी सीखे हैं, तब भी इरेजर लेके बैठते थे। कोई गलत हो गया तो हम लोग उसको इरेज करके ठीक से पर बनाते थे। ये तो फोक आर्ट है, एक बार लाइन खींच ली तो खींच ली, इसमें कोई रिटेक नहीं है। तो ऐसा अगर हो जाता है, कोई गलत हो जाता है, तो उसमें कोई मार्ग है कि उसको ठीक कर सके? ऐसे गलती की संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिस करने के बाद इसको करते हैं हम लोग, ऑन पेपर फाइनल पे लेके आते हैं। लेकिन फिर भी अगर आ जाता है, कहीं पे हल्का सा मिस्टेक होता है, तो अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो उसको डिजाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, और नहीं अगर ज्यादा हुआ तो वो पेंटिंग बर्बाद हो जाता है, उसको हटाना पड़ता है, फिर हम दूसरा कोई पेंटिंग शुरू करते हैं। कमल बहुत बनाते हैं, कमल का क्या महत्व है? ये मिथिला है, जिस जगह पे आप हैं ये मिथिला क्षेत्र बोलते हैं इसको, और यहाँ पे जगत जननी माँ जानकी का जन्म हुआ है, और वही जो है सो उनको कमल का स्वरूप भी बोला जाता है, इसीलिए। और यहाँ पे आप अगर जाएंगे भी, आसपास में देखेंगे किसी भी तालाब में, तो आपको हर तालाब में, हर गड्ढे में आपको कमल मिल जाएगा। तो हो सकता है इसी खासियत की वजह से हम लोग कमल बहुत बनाते हैं यहाँ। अच्छा, हे जर पेंटिंग आपण बघितलं तर हे खूप सुंदर पेंटिंग आहे, म्हणजे डोळ्यांना एकदम मोहून घेणारं, आकर्षित करणारं पेंटिंग आहे। कला का महत्वाची असते, म्हणजे त्या कलेला शिक्षण किंवा तुमचा दर्जा किंवा तुम्ही काय कुठे राहता हे लागत नाही, तर तुम्ही
एकदा तुम्ही हातात पेन्सिल किंवा ब्रश घेतल्यानंतर तुम्ही काय उतरवता पेपरवरती, तर हे मिथिला पेंटिंग आहे, अत्यंत बारीक कलाकुसर आहे आणि हे कमल आहे आणि ह्या कमळाच्या आकारामध्ये जे रंग भरलेत म्हणजे अक्षरशः हे कधीही म्हणजे कुठल्याही क्षणी उठावं आणि पाहत बसावं अशी भावना तुमच्यामध्ये निर्माण होते. म्हणजे मी इतक्या वेळा बघितलं मगापासून, पण तरी मला असं वाटतं की या चित्राकडे बघत राहिलं पाहिजे, इतकं सुंदर चित्र आहे. आपल्यासोबत सिवान पासवान आहेत. सिवान पासवान यांचं काम हे खूप मोठं आहे, कारण मिथिला पेंटिंग्स ही बहुतेक वेळा म्हणजे उच्च वर्गाकडे त्याचं प्रतिनिधित्व करायची, पण ह्यांनी त्याला सोशल आस्पेक्टमध्ये एक मोठं महत्व प्राप्त झाले, कारण यांनी सगळ्या समाजाच्या प्रती पोहोचवलेला आहे. सिवान जी, आपका धन्यवाद पहले तो, और दूसरी बात यह है कि बहुत बहुत आभार भी कि आपने इसको सारे समाज तक पहुंचाया है. तो आपके दिमाग में कब आया कि ये सबके लिए बनना चाहिए, हमको ये भी करना चाहिए, क्योंकि मिथिला पेंटिंग में तो हमने जो देखा है उसमें तो सीताराम और राधा कृष्ण, कमल और बाकी चीजें बनती थी, तो आपको ये कब समझ में आया और आप कब से ये बना रहे हैं? सर हम तो 45 बरस से बना रहे हैं मधुबनी पेंटिंग. तो इसमें हुआ कि जो फॉरवर्ड बैकवर्ड का थोड़ा समस्या हुआ, दलित महादलित का, तो हम सोचे कि हम लोग का देवता है राजा सलेश, मोतीराम, बुधेश्वर और रेशमा, कुसुमा, देवना, फूला, ऐसा मालिन है, उसी का स्टोरी हम स्टार्ट किए. और ये जो है स्टोरी कहबो करते हैं, सुनाते हैं, समझाते भी हैं. तो इसी दिमाग में आया कि नहीं, हम लोग अपना जो कला है, अपना जो देवता है, तो सलेश का, राजा सलेश का स्टोरी, दीना भद्री का हुआ, रविदास का हुआ, ये सब कहानी हम बनाते हैं ये पेंटिंग के ऊपर. आपने बहुत सारी जगह भी प्रतिनिधित्व किया है इस कला के माध्यम से. वहां जाके आपने क्या क्या देखा, क्या क्या वहां के लोगों को बताया? हम इटली गए, टूरिंग गए, पेरिस गए हैं, डेनमार्क भी गए हैं. तो जितना जगह है हम बहुत कंपटीशन किए हैं. अपना तो इंडिया में कोना कोना कर लिए हैं, लेकिन विदेश में भी बहुत कंपटीशन किए हैं. तो सब तरह मधुबनी पेंटिंग का चाह हो रहा है. और हमारे भी देखे, एक समय इटली में भी पूछा था, जब सबका पेंटिंग लगा दीवार के ऊपर में, तो मेरा मधुबनी पेंटिंग भी लगा. तो वहाँ पर प्रश्न किए कि शिवन जी, सब पेंटिंग में छोटा छोटा आंख लग रहा है, आपका पेंटिंग में इतना बड़ा क्यों आंख लगा दिया? तो हम लोग कहे सर, हमारे इंडिया में जो बच्चे जन्म लेते हैं ना, तो हमारे जो माँ बाप है वो आंख में काजल लगाते हैं, तो हम लोग का थोड़ा आंख बड़ा है. तो बहुत हंसी हुआ कंपटीशन में जीते भी. तो बहुत सा सामान परचेज अति दिया, प्राइज में सर गमला दिया और बहुत चीज सब, एक कैमरा दिया था प्राइज में, तो वो सब मिला है. नए पेंटर जो आते हैं हाँ, उतने अच्छा बनाते हैं. नया कुछ सिखाना पड़ता है ना. यहाँ 1 साल का ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग में सिखाते हैं हम लोग, स्टोरी सुनाते हैं, सब कहानी कहकर बताते हैं. तो बच्चे लोग अपना अपना बनाते हैं, लेकिन 1 साल 2 साल का ट्रेनिंग होता है सर, सिखाना पड़ता है. तर ही जी गोष्ट, ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे की एकाच वेळेला तुम्हाला म्हणजे पेंटिंग सामाजिक एकतेचा संदेश घेऊन सुद्धा जातं, आणि तो पण एक महत्वाचा मुद्दा आहे. आपल्यासोबत डेप्युटी कलेक्टर आहेत आणि या संस्थेचे संचालक आहेत. आपको क्यों लगा कि ये इंस्टीट्यूट शुरू होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आर्ट जो है वो सिखाने से तो आता नहीं है. दूसरी बात यह है कि ये फोक आर्ट है, ये तो दिल से आता है, तो ऐसे कैसे सिखा पाएंगे आर्ट? ऐसा सवाल तो सबको सामने आएगा, सबके सामने. देखिए, फोक आर्ट का होता है कि वो एक रीजन तक सीमित होकर रह जाता है, एक कम्युनिटी तक सीमित होकर रह जाता है. लेकिन इसको मास स्केल पे लाने के लिए, इसको नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ख्याति दिलाने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म देता है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल करने के लिए, और इसका एक प्रॉपर ग्रामर बनाने के लिए हम लोगों ने, और पब्लिकेशंस करने के लिए हम लोगों ने ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है. और अभी तो ये काफी जुवेनाइल स्टेज में है, और हम काफी प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं आने वाले टाइम में इस इंस्टीट्यूट का. और कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे अभी? फिलहाल अभी हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं जो दे आर गोइंग अंडर ट्रेनिंग, और आने वाले वक्त में ये हमारा मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है. हम लोग एक लार्ज स्केल पे इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, तो उसमें 100-200 मतलब स्काई इज द लिमिट, आई वुड से. तर म्हणजे स्काय द लिमिट. कुठल्याही कलेला खरं तर अवकाश सुद्धा कमी पडतं, आपण बघतो. आणि मधुबनी पेंटिंग तर खूप मोठी गोष्ट आहे भारतासाठी, बिहारसाठी, की जिनं फक्त सामाजिक एकतेचा संदेश दिला असं नाही,
तर एक नवी ओळख जगभरासाठी क्रिएट केलेली आहे. आपल्या शुभेच्छा आहेत या ट्रेनिंग सेंटरला आणि असेच मोठे मधुबनी पेंटर्स कलाकार तयार व्हावेत आणि देशभर भारताचं बिहारचं नाव करावं, या शुभेच्छा आहेत. कॅमेरामन अजित सोबत अभिजित करंडे, एबीपी माझा, मधुबनी.